विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में मैं सुनील भावसार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम श्री लाल शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी विशिष्ट के पाठ 5 पहली चूक का अध्ययन करेंगे। आधुनिक काल के प्रसिद्ध व्यंग्यकार एवं कथाकार श्री लाल शुक्ल का जन्म लखनऊ के निकट स्थित अतरौली नामक गांव में 31 दिसंबर सन 1925 ईस्वी में हुआ था। सन 1950 ईस्वी में आपका चयन प्रशासनिक सेवा IAS में हो गया और प्रशासनिक सेवाओं में रहते हुए आपने श्रेष्ठ साहित्य का सृजन किया। विलक्षण प्रतिभा के धनी श्री लाल शुक्ल हिंदी के प्रतिष्ठित व्यंग्यकार एवं कथाकार थे। आपकी प्रमुख रचनाएं अंगद का पाँव, यहाँ से वहाँ, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, आदमी का जहर, शूनी घाटी का सूरज, मकान तथा राग दरबारी है। राग दरबारी धारावाहिक के रूप में दूरदर्शन पर प्रस्तुत हो चुका है। यह अत्यंत लोकप्रिय धारावाहिक रहा है। विद्यार्थियों, पहले हम पहली चूक का सारांश देखेंगे। पहली चूक श्री लाल शुक्ल द्वारा रचित उच्च कोटि का एक व्यंग्य प्रधान निबंध है। इस निबंध में श्री लाल शुक्ल जी ने शहर में रहने वालों पर तीखा प्रहार किया है, क्योंकि शहर में रहने वाले व्यक्तियों का ग्रामीण वस्तुओं से तथा गांव के वातावरण से तनिक भी परिचय नहीं होता। शहर में रहने वाले लोगों को गांव की जानकारी केवल पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त होती है या वे सिनेमा के द्वारा ग्रामीण व्यवस्था से परिचित होते हैं। इसी प्रकार लेखक लाल शुक्ल को जब BA करने के बाद नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने गांव में जाकर खेती करने का विचार किया, लेकिन उनके चाचा ने कहा कि किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसका अनुभव आवश्यक है। अंग्रेजी पढ़ लेने मात्र से खेती नहीं कर सकते। खेती के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। दिन रात मिट्टी, गोबर, धूप, सर्दी व बरसात में परेशानियों से जूझना पड़ता है। लेखक को उसके चाचा ने यह भी बताया कि यह शरीर मिट्टी से बना है, गोबर का स्थान पंचगव्य में है, अतः गोबर पवित्र है। लेखक अपने चाचा की बातों से प्रभावित हुआ और बोला कि खेती जाहिलों का पेशा नहीं है। टॉलस्टॉय किसान था, वॉल्टेयर ने भी खेती की थी, अतः खेती की सर्वोत्तम व्यवसाय मानकर लेखक ने खेती करने का निर्णय किया। लेखक ग्रामीण वस्तुओं से अपरिचित था, अतः उसे यह नहीं मालूम था कि गन्ना क्या होता है अथवा बाजरा क्या होता है। लेखक के चाचा लेखक को बाजरा देखने के लिए भेजते हैं, लेकिन लेखक बाजरे को आदमी समझ बैठता है और किसान से पूछने लगता है, तुम्हारा नाम बाजरा तो नहीं है? किसान बोला, मेरा नाम रामचरण है। बाद में लेखक ने बाजरे को छायादार वृक्ष समझा। इस प्रकार लेखक जब ग्राम में जाकर पूरी तरह से हताश हो गया तो उसने शहर में जाने का निश्चय किया और अपने चाचा से कहा, अब मैं शहर में जाकर रिसर्च करूँगा तथा समझने की चेष्टा करूँगा कि खाद बाजरे को हरा भरा करने का अचूक साधन है, यानी किस खाद का प्रयोग करने से बाजरे की बेलों में बड़े बड़े फल लगाए जा सकते हैं। यानी यहाँ लेखक ने बाजरे को
लता वाला पौधा समझा। पाठ की प्रमुख व्याख्याएं का अध्ययन हम शुरू में करेंगे। पहली व्याख्या है उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी, भीख निदान। यह कहावत पहले मैं कई बार सुन चुका था। अब हुआ यह कि बीए पास करने के बाद मुझे अधम चाकरी मिली नहीं, इसलिए उसे भीख निदान समझकर मैंने खेती के उत्तम व्यवसाय में हाथ लगाना चाहा और अपने गांव चला आया। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी विशिष्ट नवनीत के पहली चूक व्यंग से अवतरित है। इस व्यंग के लेखक प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री लाल शुक्ल हैं। प्रसंग प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि जीविकोपार्जन के लिए खेती करना सबसे उत्तम या श्रेष्ठ कार्य होता है। उत्तम खेती माने सबसे अच्छा कार्य है खेती करना। मध्यम बान, बान माने व्यापार, व्यापार करने का काम मध्यम स्तर का है। अधम चाकरी, चाकरी माने नौकरी, अधम माने निम्न, निम्न स्तर का काम है नौकरी करना। भीख निदान, और अंत में इन तीनों उत्तम, मध्यम और निम्न स्तर के कामों के पश्चात भीख मांगने का काम बचता है। उत्तम खेती, खेती करना सबसे अच्छा। मध्यम बान, व्यापार करना मध्यम काम। अधम चाकरी, नौकरी करना निम्न स्तर का काम। भीख निदान, और यदि तीनों ही काम ना हो तो भीख मांगना एक निदान के रूप में या उपाय के रूप में बचता है। यह कहावत मैं पहले कई बार सुन चुका था। लेखक कहता है कि इस कहावत को मैंने अपने पूर्वजों से कई बार सुना था। अब हुआ यह कि बीए पास करने के बाद मुझे अधम चाकरी मिली नहीं। लेखक ने बीए तक शिक्षा प्राप्त की। स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी जब लेखक को निम्न स्तर का काम यानी नौकरी नहीं मिली तो उसने सोचा कि अब केवल भीख मांगना ही इसका निदान है। यह सोचकर लेखक सोचता है कि अब मैं खेती करूँगा, और खेती करने के लिए वह अपने गांव चला आया और उसने अपने चाचा से कहा कि चाचा, मैं खेती का काम करूँगा। यानी जब लेखक को बीए पास करने के बाद नौकरी नहीं मिली तो उसने सोचा कि गांव में चलकर चाचा के पास जाकर खेती का काम करना चाहिए। इसीलिए वह अपने चाचा के पास गांव में चला आया। विशेष सहज सरल मुहावरेदार भाषा, आत्मकथानक शैली का प्रयोग। गद्यांश क्रमांक 2। शरीर ही मिट्टी का बना हुआ है और यह गोबर तो परम पवित्र वस्तु है। मिट्टी का स्थान यदि पंचभूत में है तो गोबर का स्थान पंचगव्य में है। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ पूर्व की तरह प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश में मिट्टी और गोबर के महत्व का वर्णन किया गया है। व्याख्या। शरीर ही मिट्टी का बना हुआ है और यह गोबर तो परम पवित्र वस्तु है। लेखक जब गांव में जाकर चाचा से खेती करने की बात कहता है तो लेखक के चाचा उसे समझाते हैं कि तुम जैसे अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्ति से
शिक्षित व्यक्ति से खेती का काम नहीं हो सकेगा, क्योंकि खेती करने में रात दिन पसीना बहाना पड़ता है, मिट्टी और गोबर से खेलना पड़ता है। तब लेखक अपने चाचा को जवाब देते हुए कहता है कि यह शरीर भी तो मिट्टी से ही बना हुआ है। मिट्टी उन 5 तत्वों में से एक है जिनसे मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। ये 5 तत्व हैं: आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु। इसी प्रकार लेखक कहता है गोबर तो बहुत पवित्र वस्तु मानी जाती है, क्योंकि गोबर का स्थान पंचगव्य में है। गाय द्वारा प्राप्त गाय का दूध, गाय के दूध से निर्मित दही और गाय के दूध के द्वारा ही निर्मित घी, गाय का गोबर और गोमूत्र से मिलकर पंचगव्य बनाया जाता है, जो कि पवित्र माना जाता है। तो लेखक कहता है कि मिट्टी का स्थान उन 5 तत्वों में से है जिनसे मिलकर हमारे शरीर का निर्माण किया जाता है, और गोबर का स्थान पंचगव्य में है, यानी गाय से प्राप्त होने वाली पवित्र 5 वस्तुओं में है। इस प्रकार विशेष गद्यांश की भाषा सरल भाषा है और वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। गद्यांश क्रमांक 3। सिनेमा खेती की उन्नति का एक अच्छा साधन है। सिनेमा द्वारा खेती का बड़ा प्रचार हुआ है। बड़े बड़े हीरो खेत जोतते जाते हैं, गाते जाते हैं। हीरोइन खेत पर टोकरी में रोटी लेकर आती है। हरी भरी फसल में आँख मिचोली का खेल होता है। फसल काटते समय हीरोइन के साथ बहुत सी लड़कियां नाचती हैं, गाती भी हैं। वे नाचती जाती हैं और फसल अपने आप कटती जाती है। ऐसे मधुर दृश्यों को देखकर पढ़े लिखे आदमी गांव में आने लगते हैं और खेतों के चक्कर काटने लगते हैं। इस प्रकार सिनेमा द्वारा खेती की शिक्षा मिलती है। सच पूछिए तो खेती करने की सच्ची शिक्षा मुझे सिनेमा से मिली थी। संदर्भ पूर्व की तरह प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि उसे खेती करने की प्रेरणा सिनेमा देखकर ही मिली थी। व्याख्या। लेखक कहता है कि सिनेमा खेती की उन्नति करने का, यानी खेती करने की शिक्षा देने का एक बहुत अच्छा साधन है, और सिनेमा द्वारा खेती की शिक्षा का बहुत प्रचार प्रसार किया गया है। सिनेमा में बड़े बड़े हीरो खेत जोतते हैं, हल चलाते हैं और गाते जाते हैं, और हीरोइन खेत में हीरो के लिए खाना लेकर आती है। हरी भरी फसल में हीरो हीरोइन मिलते हैं, उनके बीच में तमाम आँख में चोली का खेल चलता है। इसी प्रकार फसल काटते समय हीरोइन के साथ कई लड़कियां खेत पर आ जाती हैं, नाचती गा जाती हैं, गाती जाती हैं, नाच गाना होता है और फसल भी अपने आप कटती चली जाती है। ऐसे मधुर रोमांटिक दृश्यों को देखकर पढ़े लिखे आदमी गांव के चक्कर लगाने लगते हैं, खेतों के चक्कर काटने लगते हैं। इस तरह के दृश्यों को देखकर आजकल के नौजवानों को खेती करने की प्रेरणा मिलती है, और लेखक कहता है कि मुझे भी सिनेमा देखकर ही खेती करने की प्रेरणा मिली थी। इस प्रकार सिनेमा द्वारा खेती करने की
शिक्षा दी जा सकती है। विशेष सहज सरल व्यावहारिक भाषा और वर्णनात्मक शैली का प्रयोग। गद्यांश क्रमांक 4। जैसे खूंटे से छूटी हुई घोड़ी भूसे के ढेर पर मुंह मारती है, जैसे धूप में बंधी हुई भैंस तालाब की ओर दौड़ती है, वैसा ही तुम्हारा शहर की ओर जाना बड़ा स्वाभाविक और उचित है। संदर्भ पूर्व की तरह। प्रसंग: जब लेखक शहर में जाकर खेती करने की बात कहता है, तब उत्तर में उसके चाचा उस पर व्यंग करते हैं। लेखक के चाचा लेखक से कहते हैं, जैसे खूंटे से छूटी हुई घोड़ी भूसे के ढेर पर मुंह मारती है। यानी जब घोड़ी को जो काफ़ी देर तक खूंटे से बांध कर रखी जाती है और उसे वहाँ से जब छोड़ दिया जाता है, तो वह भागती हुई भूसे की ढेर की तरफ जाती है भूसा खाने के लिए। जैसे धूप में बंधी हुई भैंस, यदि कोई भैंस काफ़ी देर तक धूप में बंधी हो तो गर्मी से बेचैन हो जाती है, और जब वो वहाँ से धूप से जाती है तो तालाब में जाकर लोट लगाने लगती है। वैसा ही लेखक कहता है कि तुम भी यहाँ खेती करने गांव में आए थे और यहाँ की समस्याओं से इस कदर घबरा गए हो कि तुम्हारा शहर की तरफ जाना स्वाभाविक है और सही भी है, क्योंकि तुम जैसे लोगों से खेती करने का काम आसानी से नहीं हो सकता। विशेष सहज सरल व्यावहारिक भाषा, व्यंग्यात्मक शैली। बोध प्रश्न: आपका नाम बाजरा तो नहीं है, यह कथन किसने किससे पूछा? आपका नाम बाजरा तो नहीं है, यह कथन लेखक ने रामचरण से पूछा था। रामचरण ने किसानों को पुकारते हुए क्या कहा? रामचरण ने किसानों को पुकारते हुए कहा था कि ये देखो, ये भैया बाजरे को आदमी समझ रहे हैं। प्रश्न 3। लेखक ने भाषाई चूक से बचने के लिए कौन सी तैयारी की? उत्तर: लेखक ने भाषाई चूक से बचने के लिए कृषि शास्त्र की मोटी मोटी किताबें मंगवाईं और उनका अध्ययन करना आरंभ कर दिया। लेखक को बीज गोदाम क्यों जाना पड़ा? लेखक को खाद और बीज खरीदने के लिए बीज गोदाम जाना पड़ा। प्रश्न 5। लेखक के अनुसार कंद मूल फल खाने के कारण ऋषियों की दिलचस्पी किस व्यवसाय में थी? कंद मूल फल खाने के कारण ऋषियों की दिलचस्पी हॉर्टिकल्चर में थी। लघु उत्तरीय प्रश्न: चाचा ने लेखक को खेती के बारे में क्या समझाया था? चाचा ने लेखक को खेती के बारे में समझाया था कि खेती का काम बड़ा उत्तम है, पर जिस प्रकार फारसी पढ़कर तेल नहीं बेचा जा सकता, वैसे ही अंग्रेजी पढ़कर खेत नहीं जोता जा सकता। यानी जिस प्रकार फारसी पढ़ा लिखा व्यक्ति तेल बेचने का धंधा या काम नहीं कर सकता, वैसे ही पढ़ा लिखा व्यक्ति, अंग्रेजी पढ़ा लिखा व्यक्ति खेती का काम नहीं कर सकता। लेखक ने रामचरण के कंधे पर हाथ रखते हुए मित्र भाव से क्या क्या प्रश्न किए? लेखक ने रामचरण के कंधे पर हाथ रखते हुए मित्र भाव से कहा, देखो भाई रामचरण, मुझे बताओ, यह बाजरा कौन है, यह कहाँ रहता है,
ये खड़ा कहाँ है, इसे क्यों खड़ा किया गया है। यहाँ पर लेखक को बाजरे के संबंध में जानकारी नहीं थी। जब उसके चाचा ने उसे खेत देखने के लिए भेजा तो वह बाजरे को आदमी समझ बैठा और खेत पर पहुंचकर उसने रामचरण से प्रश्नों की झड़ी लगा दी। पंचभूत और पंचगव्य में क्या अंतर है। उत्तर, मानव शरीर का पंचभूतों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु से मिलकर निर्माण होता है। पंचगव्य से आशय गाय से मिलने वाली 5 वस्तुएं, जैसे दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र। पंचभूतों या पंच तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो पंचगव्य का निर्माण गाय द्वारा प्राप्त दूध या दूध से बनी सामग्रियों से होता है। प्रश्न क्रमांक 4, शरीर मिट्टी का बना हुआ किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ। मानव शरीर के निर्माण में पंचभूतों का योग होता है। तुलसीदास जी ने कहा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। और ये 5 तत्व हैं या पंचभूत हैं, पृथ्वी यानी मिट्टी, जल यानी पानी, अग्नि माने आग, आकाश और वायु यानी हवा। अतः जब शरीर के निर्माण में मिट्टी की प्रमुख भूमिका है, तब फिर हमें मिट्टी से क्यों परहेज करना चाहिए। यह बात लेखक अपने चाचा से कहता है। जब उसके चाचा ने उससे कहा था कि तुम पढ़े लिखे व्यक्ति होकर मिट्टी गोबर का काम कैसे करोगे, तब वह उत्तर में कहता है, शरीर ही मिट्टी का बना हुआ है। प्रश्न 5, लेखक ने अंतिम बार शहर जाने का फैसला क्यों किया। उत्तर, लेखक जितने दिन गांव में रहा उसकी समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गईं और उन समस्याओं को सुलझाने के लिए उसे बार बार शहर के चक्कर लगाना पड़े। इसलिए एक दिन उसने कृषि शास्त्र की सारी किताबें एक बैग में बंद कर दी और अंतिम बार शहर जाने का फैसला किया। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहली चूक पाठ का केंद्रीय भाव लिखिए। पहली चूक शीर्षक पाठ में लेखक ने उन शिक्षित जनों को अपनी रचना का केंद्र बिंदु बनाया जो शहर में निवास करते हैं और ग्रामीण वातावरण से पूरी तरह अनभिज्ञ होते हैं। उन्हें ग्राम की जानकारी नहीं होती। वे तो पुस्तक और सिनेमा से प्राप्त जानकारी के आधार पर अपने मन में काल्पनिक ग्राम का निर्माण कर लेते हैं और उनकी यह कल्पना उस समय खंड खंड होकर बिखर जाती है। उनके सपने टूट जाते हैं जब वे ग्रामीण परिवेश में जाकर वास्तविक बातों को जान पाते हैं। जब सत्यता से उनका परिचय होता है तो उनकी कल्पना उस समय खंड खंड होकर बिखर जाती है। सिनेमा से खेती की शिक्षा पर लेखक के विचार लिखिए। उत्तर, लेखक कहता है कि सिनेमा खेती की उन्नति का एक बहुत अच्छा साधन है। सिनेमा के द्वारा खेती का बड़ा प्रचार हुआ है। सिनेमा में बड़े बड़े हीरो खेत जोतते जाते हैं, गाते जाते हैं। हीरोइन खेत में टोकरी में रोटी लेके आती है। हरी भरी फसल में आँख में चोली का खेल होता है। फसल काटते समय हीरोइन के साथ बहुत सी लड़कियां नाचती हैं, गाती हैं। लड़कियां नाचती और गाती जाती हैं, फसल अपने आप कटती जाती है। ऐसे ही मधुर दृश्य देखकर पढ़े लिखे आदमी गांव में आने लगते हैं, खेतों के चक्कर काटने लगते हैं। लेखक कहता है इस प्रकार सिनेमा द्वारा खेती की शिक्षा मिलती है। फारस में तेल बेचने वाले संस्कृत नहीं बोलते, इस कथन का भाव विस्तार कीजिए। लेखक का चाचा लेखक को समझाता है कि जिस प्रकार फारस में तेल बेचने वाले संस्कृत नहीं बोलते, खेत जोतते हैं
उसी प्रकार भारत में फारसी पढ़कर तेल नहीं बेचा जाता, उसी प्रकार अंग्रेजी पढ़कर खेती भी नहीं की जा सकती। यानी इस गद्यांश में बताया गया है कि किसी विशेष कार्य को करने के लिए किसी विशेष भाषा की जानकारी होना आवश्यक नहीं होता। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करके संधि का नाम बताइए। बागीस, बाख, धनीस, व्यंजन संधि। कीटाणु, कीट, धनाणु, दीर्घ संधि। ग्रंथालय, ग्रंथ, धनालय, दीर्घ स्वर संधि। महेश, महाधन, ईस, गुण स्वर संधि। उन्नति, उतधन्नति, व्यंजन संधि। निम्नलिखित वाक्यों में संकेत अनुसार परिवर्तन कीजिए। खेत के पूर्व में गन्ने का एक खेत है। प्रश्नवाचक। उत्तर, क्या खेत के पूर्व में गन्ने का एक खेत है? दूसरा, मैं खेती के बारे में अधिक जानता हूँ। निषेधात्मक बात, मैं खेती के बारे में अधिक नहीं जानता हूँ। तीसरा, यह आप क्यों पूछ रहे हैं? विस्मयबोधक बात, अरे यह आप क्यों पूछ रहे हैं? प्रश्न क्रमांक 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मिट्टी का स्थान यदि पंचभूत में है तो गोबर का स्थान खाली स्थान में है। गोबर का स्थान पंचगव्य में है। फारस में तेल बेचने वाले संस्कृत नहीं बोलते, खेत जोतते हैं। हरी भरी फसल में आँख मिचोली का खेल होता है। गांव की पुरानी पीढ़ी भी अब समाप्त होती जा रही है। पहली चूक व्यंग विधा की रचना है, एक व्यंग्यात्मक पाठ है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहली चूक किसके द्वारा हुई थी? उत्तर, लेखक के द्वारा। फारसी पढ़कर तेल नहीं बेचा जा सकता, यह कथन किसका है? उत्तर, लेखक के चाचा का, लेखक के प्रति। प्रश्न 3, लेखक ने खेत की मेड़ पर खड़े किसान से पूछा, आपका नाम बाजरा तो नहीं है? उत्तर, रामचरण से। प्रश्न 4, अंत में लेखक ने किस व्यवसाय को श्रेष्ठ माना? उत्तर, खेती। प्रश्न 5, खेती के प्रचार व प्रसार का जीता जागता उदाहरण क्या है? उत्तर, सिनेमा। लेखक कहता है कि सिनेमा द्वारा खेती का अच्छा प्रचार प्रसार हुआ है। आज के डिजी लेसन में मैं आप सभी से आज्ञा लेता हूँ। अगले डिजी लेसन में एक नए पाठ के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।